Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. लास्ट के कुछ वीडियोस में मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं डिस्कस कर रही थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो कि सेल बायोलॉजी की यूनिट है. उसमें मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर रही थी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट डिस्कस हो चुका है. आज मैं स्टार्ट करती हूँ विद द न्यू टॉपिक विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे आयंस और स्मॉल पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या लार्ज अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को से ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर. ये हमने ऑलरेडी देखा है क्लास में, वीडियोस में. जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल्स जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसलोकेट या फिर ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं हो सकते हैं. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट द लार्ज पार्टिकल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय द कैरियर एंड द चैनल प्रोटीन्स. जो लार्ज प्रोटीन्स है, जो लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो कैरियर और चैनल प्रोटीन से क्रॉस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको क्रॉस कराने के लिए मेम्ब्रेन से हमारे पास मेम्ब्रेन में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. ठीक है, सो एंडोसाइटोसिस का एक प्रोसेस होता है जिससे कि लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के अक्रॉस साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर जो है लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेक्रीट करने का प्रोसेस होता है. ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज कैरीड आउट बाय अ प्रोसेस बाय ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. तो यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. सो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, अगर एक सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक अगर लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इस लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को अगर सेल के अंदर आना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अराउंड एक पिट फॉर्म करती है. ठीक है, एक इनवैजिनेशन या पिट बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनवैजिनेशन या पिट का फॉर्मेशन करती है जिससे कि इस लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के अंदर एनगल्फ कर लेती है और सेल के अंदर फॉर्मेशन करती है एक एंडोसिटिक वेसिकल का, एंडोसिटिक वेसिकल्स. सो एंडोसिटिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं इस तरीके से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. सो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि सेल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लाइक कैरियर प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन की मदद से नहीं कर सकते हैं, वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से सेल के अंदर आते हैं या सेल के अंदर से सेल के बाहर सेक्रीट आउट होते हैं. अब एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब है? एंडोसाइटोसिस का मतलब हमने देख लिया कि एक लार्ज पार्टिकल आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे एक इनवैजिनेशन या पिट फॉर्म करके सेल के अंदर एनगल्फ कर लेता है और फॉर्म करता है एंडोसिटिक वेसिकल का. एंडोसिटिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है. वही एक्सोसाइटोसिस से क्या होता है, मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल, उनको सेल के बाहर रिलीज किया जाता है. ठीक है, जिसमें कि जो वेसिकुलर मेम्ब्रेन है, जो वेसाइकल की मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है और बाहर की तरफ उसे सेक्रीट आउट करती हैं. तो एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, सॉरी, अगर हम एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस देखें तो सेल के अंदर, सेल के अंदर एक वेसिकल प्रेजेंट होता है. इस वेसिकल के अंदर लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनको सेल के बाहर जो है वो रिलीज आउट होना है. सो ये एंडोसिटिक वेसिकल्स, ये जो एक्सोसिटिक वेसिकल है, ये मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं और ये सेल के बाहर फिर जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको रिलीज करते हैं. सो यहाँ हम देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा है. एक्सोसाइटोसिस में ये वेसिकल जो है ये मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके जो एक्सोसिटिक जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको रिलीज कर दे रहा है. वहीं पर एंडोसिटिक पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकल सेल के बाहर प्रेजेंट है उसको सेल के अंदर एनगल्फ कर रहे हैं और फॉर्मेशन कर रहे हैं एंडोसिटिक वेसिकल का. सो ये एक्सोसाइटोसिस है और ये एंडोसाइटोसिस है. इस प्रोसेस के थ्रू सेल जो है वो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के अंदर या सेल के बाहर रिलीज करता है.
अब अगर हम एंडोसाइटोसिस की बात करें, अगर हम स्पेशली एंडोसाइटोसिस की बात करें, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस जिससे कि लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के अंदर या सेल के बाहर रिलीज किया जाता है, ये हमारे पास 3 टाइप से प्रेजेंट होते हैं। एक है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है, सेल की ईटिंग का प्रोसेस है ये। सो इस प्रोसेस में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सूडोपोडियम का फॉर्मेशन करके एनगल्फ करता है और एक फैगोसोम या फिर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम एंडोसिटिक वेसिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। फैगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग, जिसमें लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर रहे हैं सूडोपोडिया का और फैगोसोम में उसे एनगल्फ कर ले रहे हैं। सेकेंड है पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, इसे हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। ये जो पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो पार्टिकल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पार्टिकल्स को मेम्ब्रेन अगेन एनक्लोज करता है और फॉर्म करता है एक वेसिकल का, पिनोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को एनगल्फ करते हैं। The third is the receptor mediated endocytosis. Receptor mediated endocytosis में जो यहाँ इनवैजिनेशन होते हैं, ये इनवैजिनेशन कोट होते हैं एक प्रोटीन से जिसका नाम है क्लैथरीन, ठीक है। क्लैथरीन इज एन एग्जाम्पल, क्लैथरीन, कैवियोली, इस तरह के से प्रोटीन्स होते हैं जो कोट कर रहे होते हैं इस इनवैजिनेशन या पिट को। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कोटेड पिट का फॉर्मेशन हुआ है। इस कोटेड पिट से जो रिसेप्टर बाउंड होता है और रिसेप्टर से फिर लिगेंड बाइंड होकर के फॉर्मेशन करते हैं एक कोटेड वेसिकल का। सो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में एक कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन होता है और कोटिंग जो होती है वो एक प्रोटीन से होती है। यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल क्लैथरीन नाम का प्रोटीन हो सकता है, कैवियोली नाम का प्रोटीन हो सकता है। सो ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये जो है फॉर्मेशन करते हैं कोटेड वेसिकल का, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस टर्म दिया था क्रिश्चियन डी डूव ने इन द ईयर 1963। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल इंटरनलाइज करता है। इंटरनलाइज मतलब अंदर ले लेता है सेल सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। जो सेल के बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल्स है उनको सेल अंदर की तरफ इंटरनलाइज करता है और फॉर्म करता है एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का, ठीक है। एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का फॉर्मेशन करता है जो कि इनवैजिनेशन से बनते हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो अगर हम देख सके अगेन इस प्रोसेस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवैजिनेशन से एक पिट बन रहा है और ये पिट जो आगे फॉर्म कर रहा है एंडोसिटिक वेसिकल को, ठीक है, जिसमें कि लार्ज पार्टिकल्स जो है वो इंटरनलाइज हो जा रहे हैं या एनगल्फ हो जा रहे हैं। एंडोसाइटोसिस को डिवाइड किया गया है फैगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। अगर हम आगे बात करें तो फैगोसाइटोसिस की अगर बात करें, फैगोसाइटोसिस में लार्ज पार्टिकल्स को इंटरनलाइज करते हैं, मींस सेल के अंदर एनगल्फ करते हैं, फॉलोइंग पार्टिकल बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एंडोसिटिक वेसिकल्स, ठीक है। यहां पर फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में फैगोसोम का फॉर्मेशन होता है। हमने लास्ट स्लाइड्स में देखे कि फैगोसोम्स कैसे फॉर्म हो रहा है। सेल के बाहर अगर लार्ज पार्टिकल कोई प्रेजेंट है, सेल उसके अराउंड एक इनवैजिनेशन बनाता है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। फिर ये इनवैजिनेशन जो है वो सेल के अंदर एनगल्फ होकर एक फैगोसोम बनाता है, ठीक है, जो कि एक एंडोसिटिक या फैगोसिटिक वेसिकल होता है। फैगोसोम फ्यूज करता है आगे लाइसोसोम से और फॉर्म करता है फैगोलाइसोसोम। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम बोलते हैं लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है इसका पीएच जो है एसिडिक होता है, दैट इज 5 पीएच, लगभग 5 पीएच होता है लाइसोसोम का। और ये लाइसोसोम से जो हमारा फैगोसोम फॉर्म हुआ होता है सेल की ईटिंग से, ये फैगोसोम फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होकर क्या बनाता है? फ्यूज होकर बनाता है फैगोलाइसोसोम। ये जो फैगोलाइसोसोम होते हैं
इसमें जो भी पार्टिकल होते हैं, जो भी लार्ज पार्टिकल होती है, उसका डाइजेशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है, एजेड सेल या फिर डैमेज सेल का इसी सेम प्रोसेस से एलिमिनेशन होता है। सो ये हमारा फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, जिसमें फैगोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। फैगोसोम फ्यूज कर रहा है लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम एक वेसिकल है, एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो लाइसोसोम होते हैं, इसके अंदर एंडोस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका pH 5 होता है। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, ये फैगोसोम उसके साथ फ्यूज करके लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। फैगोलाइसोसोम का भी जो pH है वो एसिडिक होगा, और इस एसिडिक pH में जो भी पार्टिकल होते हैं उनका डाइजेशन होता है, और जिससे कि वो आगे जो भी सेल डेब्रिस या जो उसके टूटे छूटे पार्टिकल्स है, वो सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में टिश्यू फ्लूइड में रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ उसे रिलीज आउट कर दिया जाता है। The ingested material is then degraded into the phagolysosome. The same चीज बोली गई है, ingested material, जो लार्ज पार्टिकल जिसको इंजेस्ट किया जा रहा है फैगोसोम में, वो लाइसोसोम में फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन के बाद उसमें उसका डाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस, अब जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हुए हैं फैगोलाइसोसोम में, वो रेसिडुअल बॉडी की तरह एक्सक्रीट हो जाते हैं सेल के बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो सेम चीज मैंने एक्सप्लेन की कि कैसे सेल के अंदर कोई पार्टिकल आ रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है फैगोसोम का, फैगोसोम फ्यूज कर रहा है लाइसोसोम के साथ, जो कि एक हमारा ऑर्गेनेल है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, ऐसी एंजाइम जो चीजों को तोड़ती है ना, जो चीजों को तोड़ती हैं। तो ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर फैगोलाइसोसोम बन रहा है, जिसका pH अगेन एसिडिक है। इस फैगोलाइसोसोम में जो इंजेस्टेड मटेरियल या जो लार्ज पार्टिकल सेल खा रहा है या सेल इंटरनलाइज कर रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो बचे हुए पार्टिकल है, इनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसको सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस से रिलीज हो जाता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस से जितने भी डाइजेशन वाले प्रोसेस है, जितने सेल है जो कि डैमेज्ड है, एजेड सेल है, डेड सेल है, उनका जो भी डाइजेशन है, जो भी एलिमिनेशन है, सेम प्रोसेस से होता है। अब एंडोसाइटोसिस का रोल कहां कहां देखा गया? सो अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखें, समवेयर दिस टाइप ऑफ अमीबा होती है। अमीबा जो होती है वो फूड का अपने इंटेक सेम प्रोसेस से करती है, और फैगोसाइटोसिस, अमीबा के सामने अगर फूड का पार्टिकल है, लेट से कोई बैक्टीरिया है, अमीबा उसके अराउंड एक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करती है, और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके एक फैगोसोम का फॉर्मेशन करती है अपने बॉडी के अंदर, जिससे कि उस बैक्टीरिया को वो एनगल्फ कर लेती है। एंड सेम इसी तरीके से फिर आगे चल के डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं एंडोसाइटोसिस का रोल अमीबा के अंदर देखा गया है, जिसमें कि कैप्चर करती है फूड पार्टिकल को, जैसे कि बैक्टीरिया, या फिर ये सेम प्रोसेस दूसरे प्रोटोजोन जैसे पैरामीशियम में भी देखा गया है। अब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में मेजर जो फैगोसाइटोसिस का रोल है वो देखा गया डिफेंस में अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एलिमिनेशन ऑफ एजेड या फिर डैमेज सेल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, जैसे 3 हमारे इम्यून सेल्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्राइटिक सेल, ये 3 सेल्स जो है वो सेल के अंदर अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का बैक्टीरिया आ रहा है या किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं ये एलिमिनेट करते हैं उस बैक्टीरिया को बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जिसमें वो फैगोसाइटोसिस करके उस बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, उसे फिर लाइसोसोम से डिग्रेड करते हैं, और उसके बाद फिर उसको रिलीज करते हैं। सेम अगर कोई एजेड सेल है जिसकी जो काफी ओल्ड हो चुका है, या फिर कोई डैमेज सेल है, या फिर कोई डेड सेल है, उसका एलिमिनेशन भी सेम फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से ही मैक्रोफेजेस करते हैं। ये जो 3 सेल्स है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल फैगोसाइट्स। ठीक है, प्रोफेशनल फैगोसाइट्स। सो इन मैमल्स फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज द फंक्शन of 3 types of white blood cells: macrophages, neutrophils and dendritic cell, which are frequently referred to as professional phagocytes. Let's move to the next slide. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं
कि यही सेम चीज रखी है कि ये जो सेल्स है, ये जो हमारे 3 इम्यून सेल्स हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल एंड न्यूट्रोफिल्स, ये डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं और ये एलिमिनेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यू। जिस भी इन्फेक्टेड टिश्यू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करेगा, ये 3 सेल्स जो होते हैं ये अपना काम करेंगे, जिससे कि फैगोसाइटोसिस से उस सेल को बॉडी की से हमारे एलिमिनेट कर देंगे। मैक्रोफेजेस एज वेल एज अदर सेल टाइप्स इंक्लूडिंग फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल्स एलिमिनेट एजेड और डेड सेल्स फ्रॉम द टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। सो अगर हम देखते हैं मैक्रोफेजेस के अलावा कुछ नॉन प्रोफेशनल फैगोसाइट्स होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, ये भी सेम काम करते हैं और डिफेंस में हेल्प करते हैं। एक फैगोसाइटोसिस का यहाँ पर एक डायग्राम, बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर है, जहां पर हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को एनगल्फ कर रही है एक अमीबा बाय द सूडोपोडियम का फॉर्मेशन कर रही है और इसे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर रही है। फैगोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है और लाइसोसोम फ्यूज करके फॉर्म कर रहा है फैगोसोम के साथ फैगोलाइसोसोम। इस तरीके से सेल का डाइजेशन हो रहा है। सेकेंड यहाँ पर एक टॉपिक है, दैट इज पिनोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। इसे सेल ड्रिंकिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ सॉलिड पार्टिकल ना एनगल्फ करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को एनगल्फ किया जाता है। सो फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस, इसको हम फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। इसमें अपटेक होता है फ्लूइड का बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंडोसिटिक वेसिकल, जिसको हम बोलते हैं पिनोसिटिक वेसिकल। ठीक है, पिनोसिटिक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। सारे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस। अपटेक ऑफ soluble material dissolved in extracellular fluid during pinocytosis occur both by selective and non as well as non-selectively. So जो भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है जो कि डिसॉल्व्ड है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वो सेलेक्टिवली या नॉन सेलेक्टिवली पिनोसाइटोसिस से एनगल्फ होते हैं। पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस जो होता है वो 4 बेसिक मैकेनिज्म से होता है। मैक्रोपिनोसाइटोसिस, क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, कैवियोली मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड क्लैथरीन एंड कैवियोली इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। तो ये 4 प्रोसेस जो है ये मेन पिनोसाइटोसिस का है। मैक्रोपिनोसाइटोसिस, क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, कैवियोली मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड क्लैथरीन एंड कैवियोली इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। तो ये पूरा हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अगर हम मैक्रोपिनोसाइटोसिस की बात करें, सो मैक्रोपिनोसाइटोसिस में भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही अपटेक हो रहा है और एक लार्ज वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। फैगोसाइटोसिस की तरह ही जो मैक्रोपिनोसाइटोसिस है वो एक्टिन बेस्ड मूवमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर एक लेमिलीपोडिया का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्टिन। एक्टिन एक साइटोस्केलेटल एलिमेंट में ही आता है। सो एक्टिन की हेल्प से एक लेमिलीपोडिया का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स हैं, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन एक पिट बना रही है जिसमें ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को एनगल्फ करेगी और उसके बाद फिर ये अंदर फ्यूज होकर के एक पिनोसोम का फॉर्मेशन होता है, मैक्रोपिनोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें एक लैमेलिपोडिया का फॉर्मेशन होता है। लैमेलिपोडिया शीट लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये non specifically trap extracellular fluid and macromolecules forming a large endocytic vesicle called macropinosome. So macropinosome का formation होता है extracellular fluid को, extracellular large particles को ये engulf करते हैं, trap करते हैं और formation करते हैं macropinosome का। यहाँ लैमेलिपोडिया का formation होता है जो कि actin based movement से ही होता है। ठीक है, actin के ही polymerization से होता है और ये लैमेलिपोडिया एक शीट लाइक प्रोजेक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो मैक्रोपिनोसाइटोसिस का हम यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को एनगल्फ किया गया है और एक मैक्रोपिनोसोम का फॉर्मेशन हुआ है। मैक्रोपिनोसोम ये क्या है? मैक्रोपिनोसाइटोसिस के एक वेसिकल को बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इस सेम यहाँ पर देख सकते हैं मैमेलियन सेल में किस तरीके से न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट इस मैक्रोपिनोसाइटोसिस के प्रोसेस से हुआ है। अब एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस टाइटली बाउंड टू द एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स द लिगेंड दैट इट रिकॉग्नाइज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे
सबसे पहले एक कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, कोटेड वेसिकल बनते हैं, ठीक है, कोटेड पिट बनता है, सॉरी कोटेड पिट का फॉर्मेशन होता है। इस कोटेड पिट से जो एक अडाप्टर प्रोटीन जुड़ा होता है, ये जो अडाप्टर प्रोटीन है, इसे मैं कलर्ड बना रही हूं, ये अडाप्टर प्रोटीन से हमारा रिसेप्टर बाउंड होता है, और जो भी पार्टिकल जिसको इंटरलाइज होना होता है या जो लिगेंड होता है वो इस पर्टिकुलर इस रिसेप्टर से आकर बाइंड करता है। सो ये रिसेप्टर एक साइड पे अडाप्टिव प्रोटीन से अटैच्ड है, अनअडाप्टिव प्रोटीन जो है वो अटैच्ड होते हैं क्लैथरीन से, ठीक है। यहाँ पर क्लैथरीन एक प्रोटीन है जो कि कोटिंग कर रहा है पिट की या फिर इन्वेजिनेशन की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी एक इन्वेजिनेशन बना रही है, और ये इन्वेजिनेशन से हम देख सकते हैं इन इन्वेजिनेशन की कोटिंग होती है। ये जो कोटिंग होती है प्रोटीन से होती है जिसको हम बोल रहे हैं क्लैथरीन, ठीक है। ये क्लैथरीन जो होता है ये अटैच्ड होता है अडैप्टर प्रोटीन से, अडैप्टर प्रोटीन। सो ये क्लैथरीन अडैप्टर प्रोटीन से अटैच्ड होता है एक साइड पे, एंड अडैप्टर प्रोटीन दूसरे साइड पे अटैच्ड होते हैं रिसेप्टर से, ठीक है। दूसरे साइड पे ये जो अडैप्टर प्रोटीन है ये एक रिसेप्टर से अटैच्ड है, और इस रिसेप्टर पे एक पर्टिकुलर लिगेंड आकर अटैच्ड होता है जिसको कि इंटरनलाइज होना है, ठीक है, इंटरनलाइज होना है। और इस तरीके से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे छूट करके इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि क्लैथरीन से कोटेड है, ठीक है। ये जो वेसिकल हमारा है क्लैथरीन कोटेड वेसिकल कहलाएगा, क्योंकि ये क्लैथरीन नाम के प्रोटीन से कोटेड है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, जहां पर रिसेप्टर जो है वो अटैच्ड है किससे, अडैप्टिव प्रोटीन से, एंड अडैप्टिव प्रोटीन दूसरे साइड पे क्लैथरीन से अटैच्ड है। सो इस तरीके से हमारे जो लिगेंड होते हैं वो इंटरनलाइज होते हैं वेसिकल के अंदर बाय द हेल्प ऑफ क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, ठीक है। क्लैथरीन कोटेड वेसिकल से हमारे जो रिसेप्टर लिगेंड है वो रिसेप्टर से अटैच्ड होते हैं, और रिसेप्टर इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजन कंटेनिंग द रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स देन अंडरगो एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो रीजन जहां पर रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स बने हैं वो इंटरलाइज हो जाते हैं। सो क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रही थी रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस को। सो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में ही क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। The most studied form of endocytosis is क्लैथरीन mediated endocytosis। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि क्लैथरीन जो होते हैं वो कोटिंग करते हैं वेसिकल्स की, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है फॉर सेलेक्टिव अपटेक ऑफ स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल। एक स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल के अपटेक के लिए इस क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल टू बी टेकन is taken up into transport vesicle which can either carry their cargo to endosome और lysosome। सो यहाँ पर सेम चीज बोलिए कि एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल में, और वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो होते हैं ये फ्यूज करते हैं लाइसोसोम के साथ या फिर एंडोसोम के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को और डिटेल में हम देख सकते हैं। The macromolecule to be internalized first bind to the specific cell surface receptor that concentrated in a specialized region of the plasma membrane called क्लैथरीन कोटेड पिट। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इस चीज को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, देन अगर हम रीड करेंगे स्लाइड को तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, ये हमारा अडैप्टर प्रोटीन है, अडैप्टर प्रोटीन से ही हमारा रिसेप्टर जुड़ा है, और ये हमारा कार्गो रिसेप्टर, कार्गो वर्ड यूज होता है, कार्गो रिसेप्टर मींस ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कार्गो प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। सो ये कार्गो रिसेप्टर है, ये एक साइड पे हम देख सकते हैं अडैप्टर प्रोटीन से बाइंड है, अडैप्टर प्रोटीन से बाइंड है, इस पे लिगेंड आकर बाइंड हुआ और एक कोटेड असेंबली का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारे कार्गो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट होना है। ये रिसेप्टर अगेन ये हमारे क्या है, जो डार्क ग्रीन कलर से ये हमारे क्लैथरीन है, ठीक है। सो इस तरीके से क्लैथरीन जो है ये फॉर्म कर रहे हैं, वेसिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर बड फॉर्मेशन हुआ, फिर हमारा क्लैथरीन जो है वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से कोटेड वेसिकल बन गया, ठीक है। एक क्लैथरीन कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया।
ये जो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल है, ये आफ्टर समटाइम्स जब इंटरनलाइज हो जाते हैं, वेसिकल बन जाते हैं, आफ्टर समटाइम्स इनकी अनकोटिंग हो जाती है, जिससे कि जो वेसिकल है वो आगे चल के किससे फ्यूज करेगा, लाइसोसोम से। सो ये एक क्लैथरीन कोटेड वेसिकल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ये इसका एक प्रोसेस है। अब अगर हम देखें कि हमने लिखा क्या है, स्लाइड में क्या मेंशन्ड है, the macromolecules to be internalized first bind to the specific cell surface receptor that are concentrated in specialized region of the plasma membrane called clathrin coated pit। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक क्लैथरीन कोटेड पिट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लैथरीन कोटेड पिट, ठीक है, वो पिट जिसमें क्लैथरीन क्या है, कोटिंग कर रही है, ठीक है, क्लैथरीन कोटेड पिट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो कह रहा है कि रिसेप्टर जो लिगेंड से बाइंड होता है वो सबसे पहले क्लैथरीन कोटेड पिट पे क्या होता है, कंसेंट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनलाइजेशन सिग्नल ऑन दीज रिसेप्टर बाइंड टू द साइटोसोलिक अडेप्टर प्रोटीन व्हिच इन टर्न बाइंड टू द साइटोसोलिक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या हुआ कि रिसेप्टर हमारा बाइंड था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उस पे लिगेंड आके बाइंड करता है, फिर ये जो रिसेप्टर है बाइंड करता है किससे, साइटोसोलिक अडेप्टर प्रोटीन, जो हमारा अडेप्टर प्रोटीन है इससे बाइंड होता है, विच इन टर्न बाइंड टू द क्लैथरीन, और फिर वो अडेप्टर प्रोटीन क्लैथरीन से बाइंड होता है। ईच क्लैथरीन कंसिस्ट ऑफ 3 कॉपीज ऑफ हेवी चेन एंड लाइट चेन फॉर्म्ड बाय अ 3-लेग्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइस्केलियन। सो क्लैथरीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया कि क्लैथरीन जो होते हैं हैवी और लाइट चेन से बने होते हैं और ये फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइस्केलियन। क्लैथरीन असेंबल करते हैं और फॉर्म करते हैं एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जो कि डिस्टॉर्ट करेगा या फिर मेम्ब्रेन से डिस्टॉर्ट करके टूट करके फॉर्म करता है एक इनवेजिनेटेड पिट जो कि क्या फॉर्म करेगा, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, ठीक है। और ये जो होते हैं इसमें उनके रिसेप्टर और मैक्रोमोलिक्यूल्स बाउंड होते हैं। फिर एक डायनेमिन नाम का प्रोटीन है जिसको बोलते हैं जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। ये डायनेमिन प्रोटीन जो होते हैं इस वेसिकल को पिंच ऑफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पिंचिंग ऑफ होगी, ठीक है। ये जो हमारा वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पिंचिंग ऑफ जो होता है, ये पिंचिंग ऑफ का जो प्रोसेस है, पिंचिंग ऑफ का ये डायनेमिन कर रहा होता है जो कि एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। और इस तरीके से जो हमारा वेसिकल है ये बड हो जाता है या फिर ये रिलीज हो जाता है या छूट जाता है। Extracellular fluid are also incorporated into vesicle that they bud from the plasma membrane. So clathrin mediated endocytosis result in the non-selective uptake of extracellular fluid and in addition to their internalization of specific macromolecules. So यहाँ पर macromolecules के साथ extracellular fluid का भी incorporation हो सकता है clathrin mediated endocytosis के process में। अब यहाँ पर कंप्लीट जो हमने स्लाइड्स में मेंशन किया ये पूरा वेल एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम से, जो कि बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक रिसेप्टर और लिगेंड बाइंड हो गए और एक साइड रिसेप्टर जो है अडेप्टर प्रोटीन से बाइंड किया जिसका नाम है AP2। AP2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक्सप्लेन है जो कि अल्फा अडेप्टिन, बीटा 2 अडेप्टिन, म्यू 2 अडेप्टिन और सिग्मा 2 चेन का बना है। अब ये जो AP2 हमारा अडेप्टर प्रोटीन है ये क्लैथरीन से फिर बाउंड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लैथरीन कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, जब एक बार पूरा वेसिकल फॉर्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्लैथरीन की अनकोटिंग हो जाती है जिससे क्लैथरीन रिलीज हो जाता है। एंड ये जो वेसिकल है ये जाकर के अर्ली एंडोसोम या फिर लाइसोसोम से जाकर के फ्यूज करता है और आगे जो पार्टिकल है, जो लिगेंड मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच्ड है या पार्टिकल या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल जिसको बोल रहे हैं, जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल या पार्टिकल या आप कह लो लिगेंड, इसका फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसका फिर डिग्रेडेशन या इसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो ये एक पूरा एक्सप्लेनेशन है ऑफ क्लैथरीन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस, किस तरीके से क्लैथरीन जो है वो अटैच हो रहा है अडेप्टर प्रोटीन से और रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो है वो अडेप्टर प्रोटीन से बाइंड होता है, देन अडेप्टर प्रोटीन से आकर के क्लैथरीन जुड़ता है, क्लैथरीन कोटेड पिट का फॉर्मेशन होता है एंड आफ्टर दैट क्लैथरीन कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स का। एंड ये क्लैथरीन कोटेड वेसिकल फॉर्मेशन के बाद अनकोटिंग होगा। अनकोटिंग का प्रोसेस बहुत क्लियर नहीं है लेकिन ये है कि अनकोटिंग का प्रोसेस हीट शॉक प्रोटीन करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन्स जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर चैपरॉन, ठीक है। हीट शॉक प्रोटीन HSC 70, ये HSC 70 हीट
हीट शॉक प्रोटीन जो होते हैं वो अनकोटिंग का प्रोसेस करते हैं, और इस तरीके से अनकोटिंग के बाद ये जो वेसिकल है ये फ्यूज करता है अर्ली एंडोसोम या लाइसोसोम के साथ, और फिर डिग्रेडेशन होता है मैक्रोमोलिक्यूल का। अब अगर एक एग्जांपल देखें इस क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस या क्लैथरीन कोटेड वेसिकल किस तरीके का प्रोसेस करते हैं, तो यहां पर एक एग्जांपल दिखा है द अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय मैमेलियन सेल। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बायलेयर में फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एज अ लिपिड बायलेयर में। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जब मैमेलियन सेल को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है तो वो कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पूरी होती है बाय क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, क्लैथरीन कोटेड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेल के अंदर आता है। कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन पार्टिकल, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज कॉल्ड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सेल के अंदर, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो लाइपोप्रोटीन पार्टिकल के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में एलडीएल नाम से पाया जाता है। When a cell needs cholesterol for membrane synthesis, it's make transmembrane protein for LDL called LDL receptor and insert them into plasma membrane. जब सेल को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है तो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर जिसको बोलते हैं एलडीएल रिसेप्टर, ये सेल बना रही होती है, और सेल ये जो रिसेप्टर होता है इस पे एलडीएल आकर बाइंड करता है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर के इंटरेक्शन होता है, और हमारा आगे का प्रोसेस होता है जिसमें क्लैथरीन कोटेड वेसिकल होते हैं, और सेल के अंदर हमारा क्लैथरीन हमारा एलडीएल आता है जिससे कि हमें कोलेस्ट्रॉल मिल सके। अगर हम देखें एलडीएल एग्जैक्टली है क्या, सो एलडीएल का अगर हम एक स्फीयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एलडीएल एक स्फीयर है ऑफ 20 to 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इसमें आउटर क्या है, आउटर फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर होती है जिसमें एक लार्ज प्रोटीन ApoB100 पाया जाता है, ApoB100। ठीक है, इसमें फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एंड ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। क्या होते हैं, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारा एलडीएल है जिसमें कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल फॉर्म में पाया जा रहा है, जहां पर ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एपोप्रोटीन B100, ठीक है, ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल और अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। अब अगर हम प्रोसेस देखें क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो सबसे पहले यहां पर हम देख सकते हैं कि एलडीएल जो है वो जा करके रिसेप्टर से अपने बाइंड करता है, एलडीएल रिसेप्टर से। ये एलडीएल रिसेप्टर जो है वो कोटेड पिट पे प्रेजेंट है। ठीक है, कोटेड पिट का मतलब जो पिट जो क्लैथरीन से कोटेड है। ठीक है, ये क्लैथरीन से कोटेड है। ठीक है, ये कोटेड पिट जब एंडोसाइटोसिस होती है इसकी, और ये कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, आफ्टर समटाइम्स इस कोटिंग की अनकोटिंग हो जाती है जिससे क्लैथरीन रिमूव हो जाता है, और ये जो वेसिकल है ये फ्यूज करता है किसके साथ, अर्ली एंडोसोम के साथ, और अर्ली एंडोसोम के बाद ये लाइसोसोम से जाकर फ्यूज करता है। और लाइसोसोम्स में जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को, कोलेस्ट्रॉल जो एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल था उसको ये डिग्रेड करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को फ्री करते हैं। ठीक है, फ्री कोलेस्ट्रॉल अब पाया जाता है। ठीक है, फ्री कोलेस्ट्रॉल के बाद यहाँ पर जो रिसेप्टर जो कि फ्री हो गए हैं, ये रिसेप्टर की क्या होता है, रिसेप्टर रिटर्न बैक टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर रिसाइक्लिंग हो जाती है रिसेप्टर की। हम देख सकते हैं कि ये जो बडिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो हो रहा है ये बड ऑफ हो रहा है और ये धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा रहा है और रिसेप्टर को क्या कर रहा है, जो एलडीएल रिसेप्टर था उसको रिलीज कर दे रहा है। अगर हम फिर से इस चीज को समझें, हम देख सकते हैं एलडीएल जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि ब्लड स्ट्रीम में पाया जा रहा था, वो आकर के अपने एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। एलडीएल रिसेप्टर कहां पाया जा रहा है, कोटेड पिट में। कौन से पिट, कोटेड पिट जो कि क्लैथरीन से कोटेड है। यहां पर कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर सम टाइम्स अनकोटिंग हो जाती है वेसिकल की, वेसिकल फ्यूज कर रहा है अर्ली एंडोसोम के साथ, जहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिसेप्टर की क्या होती है,
रिसेप्टर की रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो गया है, और जो कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल मॉलिक्यूल था वो हमारा कहाँ आ गया है, लाइसोसोम में। या लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे जो कि कोलेस्ट्रॉल को, जो कि एस्टरिफाइड फॉर्म में होता है, उसको फ्री कोलेस्ट्रॉल में रिलीज कर देते हैं, जिससे कि सेल के पास अवेलेबल हो जाए हमारा कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में, और रिसाइकलिंग हो जाती है ऑफ रिसेप्टर, जिससे कि आगे जाकर वो अगेन एलडीएल को बाइंड करके सेल के अंदर ले आए। तो ये जो प्रोसेस है कोलेस्ट्रॉल को सेल के अंदर लाने का ब्लड स्ट्रीम से और फ्री कोलेस्ट्रॉल को पाने का, ये होता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस या क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स के हेल्प से होता है। अब इस पूरे मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज मेंशन किया है। एलडीएल पार्टिकल सबसे पहले बाउंड होता है टू द एलडीएल रिसेप्टर इन द क्लैथरीन AP2 कोटेड पिट एंड आर रैपिडली इंटरलाइज्ड बाय इनटू क्लैथरीन AP2 कोटेड वेसिकल। ठीक है, तो एलडीएल पार्टिकल रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है कहां पर, क्लैथरीन कोटेड पिट में, और फिर ये क्लैथरीन कोटेड वेसिकल बन रहा है। यहाँ पर AP2 क्या है, AP2 एडाप्टर प्रोटीन है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आफ्टर शेडिंग देयर क्लैथरीन कोट, एक बार जब अनकोटिंग हो जाती है, द वेसिकल डिलीवर देयर कंटेंट टू द अर्ली एंडोसोम, वेसिकल अपना कंटेंट जो है अर्ली एंडोसोम में भेज देता है। वंस द एलडीएल एंड एलडीएल रिसेप्टर एनकाउंटर लो पीएच इन द एंडोसोम, एंडोसोम का जो पीएच होता है वो भी क्या होता है, लो होता है, मतलब एसिडिक होता है। तो जैसे ही रिसेप्टर और एलडीएल एंडोसोम में आएंगे, लो पीएच में आएंगे, एलडीएल वहां से रिलीज हो जाएगा रिसेप्टर से, और एंडोसोम से वो एलडीएल जो होता है अर्ली एंडोसोम से लेट एंडोसोम में आ जाएगा और लाइसोसोम में आ जाएगा। ठीक है, सो जब एलडीएल और एलडीएल रिसेप्टर अर्ली एंडोसोम में जाते हैं, अर्ली एंडोसोम का पीएच एसिडिक होता है, जिससे एलडीएल जो है अपने रिसेप्टर से रिलीज हो जाता है, छूट जाता है, और फिर वो लेट एंडोसोम में और लाइसोसोम में चला जाता है। ठीक है, रिसेप्टर जो कि रिसेप्टर कंटेनिंग पोर्शन जो होते हैं वो वापस से क्या होते हैं, एंडोसोम में बड ऑफ होते हैं और रिटर्न टू द सेल सरफेस, ताकि वो दोबारा फंक्शन करें और एलडीएल का अपटेक कर सके। लाइसोसोम लाइसोसोम को यूजुअली ग्रेवयार्ड बोला जाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, चीजें टूटती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं सेल का। एंडोसोम फिर आगे चल के लाइसोसोम से फ्यूज करेगा। एंडोसोम फ्यूजेस विद द लाइसोसोम which contain enzyme that hydrolyze the cholesterol ester and release cholesterol and fatty acid into the cytosol. So early endosome से कोलेस्ट्रॉल, जब अर्ली एंडोसोम में कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर साथ में आए, एलडीएल और एलडीएल रिसेप्टर साथ में प्रेजेंट थे, एलडीएल रिसेप्टर से एलडीएल रिलीज हो जाता है क्योंकि एसिडिक पीएच प्रेजेंट है अर्ली एंडोसोम में। फिर हमारा जो रिसेप्टर कंटेनिंग पोर्शन है एंडोसोम का वो रिसाइकिल हो जाएगा बड ऑफ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और जो एलडीएल है वो आता है लेट एंडोसोम में, देन लाइसोसोम में। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि एलडीएल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं या हाइड्रोलाइज करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को रिलीज करते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को ब्रेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल में और फैटी एसिड में, और वो दोनों साइटोसोल में रिलीज हो जाते हैं। सो ये अगेन पूरा प्रोसेस जो है एलडीएल कैसे रिलीज करता है कोलेस्ट्रॉल को सेल के अंदर, ये अगेन ये पूरा प्रोसेस क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। अब यहाँ पर एक डिजीज का नाम दे रखा है फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोमिया। ठीक है, कोलेस्टेरोलेमिया। सो ये जो इसको FH से भी हम डिनोट करते हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल में म्यूटेशन हो गया होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है या ये डिजीज अराइज होती है। सो ये म्यूटेशन होता है एलडीएल रिसेप्टर में, जिसकी वजह से जो नॉर्मल एलडीएल का अपटेक है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये जो एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं इस पेशेंट्स के, वो पिट में कंसंट्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक एलडीएल बाइंड नहीं करेगा रिसेप्टर से तब तक वो क्लैथिन कोटेड पिट में अंदर आएंगे नहीं, इंटरनलाइज नहीं होंगे। सो ये इस तरह का डिजीज हमें देखने को मिलता है बाय द, अगर म्यूटेशन हो जाए किसमें, एलडीएल रिसेप्टर में। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का है, जिसमें हम देखते हैं अपटेक ऑफ आयरन बाउंड ट्रांसफेरिन, आयरन से बाउंड ट्रांसफेरिन का। ठीक है, सबसे पहले हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स पे जाएंगे। यहाँ पर एक ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है। ट्रांसफेरिन जो होते हैं, ट्रांसफेरिन भी एक प्रोटीन है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, जो कि किससे बाइंड करते हैं, आयरन से बाइंड करते हैं और आयरन का अपटेक करते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफेरिन है
इनको हम बोलते हैं फेरो, जब ये आयरन से बाउंड होते हैं तो इनको बोलते हैं फेरो ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन जब आयरन से बाउंड होगा या आयरन उससे जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसफेरिन। ठीक है, एक्सटर्नल पीएच जब 7 होता है तब ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, ये जो फेरो ट्रांसफेरिन है, जो आयरन बाउंड ट्रांसफेरिन है, ये अपने रिसेप्टर से आकर बाइंड होता है। और ये जो रिसेप्टर होता है ये क्लैथरीन कोटेड पिट से क्या होता है, इंटरनलाइज होता है और इस तरीके से क्लैथरीन कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्लैथरीन कोटेड वेसिकल में अनकोटिंग होती है और उसके बाद ये जो होते हैं ये रिलीज होते हैं किसमें, अर्ली एंडोसोम में। अर्ली एंडोसोम का पीएच क्या होता है, 5 होता है, जो कि थोड़ा एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच में ये जो फेरो ट्रांसफेरिन है ये आयरन को रिलीज कर देते हैं, है ना, ये आयरन को रिलीज कर देते हैं Fe+2 स्टेट में। और अब ये जो ट्रांसफेरिन था जिसको हम फेरो ट्रांसफेरिन कह रहे थे, वो आयरन को रिलीज करने के बाद एपो ट्रांसफेरिन कहलाता है। ठीक है, सो ये जो ट्रांसफेरिन फेरो ट्रांसफेरिन था जो कि रिसेप्टर से अपने बाउंड था, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाउंड है यहाँ पर, वो आयरन को रिलीज करने के बाद लेट एंडोसोम में एपो ट्रांसफेरिन कहलाता है। ये जो एपो ट्रांसफेरिन है ये अगेन रीसाइकिल हो जाता है और जब ये न्यूट्रल पीएच में आता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के न्यूट्रल पीएच में, फिर ये एपो ट्रांसफेरिन जो है ये रिलीज हो जाता है फ्रॉम द रिसेप्टर, जिससे कि आगे ये अगेन अटैच होकर आए किसी आयरन से और फिर बाउंड करे अपने ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से। अगेन हम इस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल पीएच हमारा 7 है, जिससे कि हमारे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से जो हमारा यहाँ ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल है, जो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल आयरन से बाउंड होगा उसे हम बोलेंगे फेरो ट्रांसफेरिन। सो हम देख सकते हैं यहाँ Fe+3 फॉर्म में फेरो ट्रांसफेरिन फॉर्म है। ये फेरो ट्रांसफेरिन न्यूट्रल पीएच में अपने जो यहाँ 7 पीएच है और ये जब फेरो ट्रांसफेरिन फॉर्म में है, मतलब जब ट्रांसफेरिन आयरन से बाउंड है और फेरो ट्रांसफेरिन फॉर्म में है, तो ये अपने ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड होता है। ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड होकर एक क्लैथरीन कोटेड पिट में आकर के जुड़ेगा। क्लैथरीन कोटेड पिट से क्लैथरीन कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। क्लैथरीन की अनकोटिंग होगी। इसके बाद ये अर्ली एंडोसोम के साथ फ्यूज होंगे। अर्ली एंडोसोम का पीएच 5 है, लो पीएच है। लो पीएच कॉज रिलीज ऑफ Fe+3 फ्रॉम लिगेंड। लो पीएच से Fe+3 पीएच क्या होते हैं, अपने लिगेंड से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफेरिन से रिलीज हो जाते हैं। अब इस रिसेप्टर ट्रांसफेरिन एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, एपो ट्रांसफेरिन। ठीक है, एपो ट्रांसफेरिन। अब ये एपो ट्रांसफेरिन सेल से बाहर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रीसाइकिल बैक होता है एंड यहाँ पर ये न्यूट्रल पीएच में आते ही ये जो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल था ये रिलीज हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा और हमारा एपो ट्रांसफेरिन डिसोसिएट फ्रॉम रिसेप्टर। एपो ट्रांसफेरिन डिसोसिएट करेगा रिसेप्टर से कि ये नए आयरन से बाउंड हो। इस पूरे प्रोसेस को विथ मैकेनिज्म हम पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफेरिन एक आयरन बाइंडिंग मोनोमेरिक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ट्रांसफेरिन एक आयरन बाइंडिंग मोनोमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन है। मोस्ट सेल अक्वायर आयरन फ्रॉम ट्रांसफेरिन बाय रिसेप्टर मेडिएटेड प्रोसेस एंड द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर कंट्रोल आयरन अपटेक। तो बहुत सारे सेल को आयरन कैसे मिलता है, इसी फॉर्म में मिलता है। ट्रांसफेरिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है और फिर उस आयरन को सेल के अंदर रिलीज करता है। In the absence of bound Fe+3, transferrin does not interact with receptor and circulate in the bloodstream until it catches Fe+3 and become ferrotransferrin. जब तक ट्रांसफेरिन से आयरन बाउंड नहीं होगा तब तक वो ब्लड में सर्कुलेट करता रहेगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा। जब तक कि वो आयरन से बाइंड ना हो जाए तब तक वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा। एक बार वो आयरन से बाइंड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे फेरोट्रांसफेरिन। ठीक है, और देन वो अपने रिसेप्टर से बाउंड होगा। बाइंडिंग ऑफ फेरोट्रांसफेरिन टू इट्स रिसेप्टर एंड एक्स्ट्रासेलुलर पीएच, जैसे ही फेरोट्रांसफेरिन जैसे ही फेरोट्रांसफेरिन बनेगा अपने आयरन से बाउंड हो जाएगा, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा जहां का पीएच कितना है 7.4। फिर ये जो होते हैं इंटरनलाइज होंगे, इंटरनलाइजेशन होगा। इंटरनलाइजेशन मतलब सेल के अंदर कोटेड पिट में आएंगे ऑफ द फेरोट्रांसफेरिन ट्रांसफेरिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टू अ क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। ठीक है, सो फेरोट्रांसफेरिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा 7.4 पीएच में, फिर उसका इंटरनलाइजेशन होगा क्लैथरीन कोटेड वेसिकल में। आफ्टर कोटिंग अनकोटिंग, एक बार जब अब
क्लैथरीन कोटेड वेसिकल के अंदर आ गए फेरो ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स, अनकोटिंग होगी और वेसिकल जो हो गए डिलीवर देयर कंटेंट टू अर्ली एंडोसोम। ठीक है, अब ये अर्ली एंडोसोम में आ गए। अर्ली एंडोसोम का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ऑफ अर्ली एंडोसोम फेरो ट्रांसफेरिन को आयरन रिलीज करवा देगा। ठीक है, आयरन फ्री लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, एपो ट्रांसफेरिन। ये बाउंड रहता है अपने रिसेप्टर से, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से, और रिसाइकिल हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इन द न्यूट्रल पीएच ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, अब ये जो रिसेप्टर और एपो ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स है, ये जब न्यूट्रल पीएच में आएंगे रिसाइकिल होने के बाद, जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, देन एपो ट्रांसफेरिन डिसोसिएट करेगा रिसेप्टर से, एपो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से डिसोसिएट करेगा, और फिर ये ट्रांसफेरिन जो होते हैं ये फ्री होते हैं कि वापस से ये किसी नए आयरन से बाइंड करें। सो अगेन हम इस पीएच देख सकते हैं, हमारा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये हमारा फेरो ट्रांसफेरिन है क्योंकि ये आयरन से बाउंड हो चुका है। आयरन से जब तक बाइंड नहीं रहता इसको ट्रांसफेरिन बोलते हैं। आयरन से बाइंड हो गया एक फेरो ट्रांसफेरिन, फेरो ट्रांसफेरिन ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इसके बाद यहाँ पर इंटरनलाइजेशन हो रहा है, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ अनकोटिंग हो रही है, एंडोसोम में जा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स, एंडोसोम में फेरो ट्रांसफेरिन आयरन को रिलीज कर रहा है सेल के अंदर। अब इसको बोलते हैं एपो ट्रांसफेरिन, आयरन जिसमें नहीं होते हैं। ये एपो ट्रांसफेरिन रिसाइकिल होते हैं लेट एंडोसोम से, रिसाइकिल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे ही ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंचते हैं, यहाँ का पीएच अगेन न्यूट्रल पीएच है। इस न्यूट्रल पीएच में, न्यूट्रल पीएच मतलब लगभग 7 है, 7 के अराउंड है, 7.4 जैसे वहां मेंशन्ड है, या 7। इस 7 पीएच में ये एपो ट्रांसफेरिन जो होते हैं रिसेप्टर से रिलीज हो जाते हैं, और ये एपो ट्रांसफेरिन अब अगेन ट्रांसफेरिन कहला रहे हैं, और ये जो है सर्कुलेट करेंगे ब्लड में कि नया आयरन मॉलिक्यूल से बाइंड करें और फेरो ट्रांसफेरिन का फॉर्मेशन करें, और अगेन ये पूरा प्रोसेस हो और सेल के अंदर आयरन रिलीज हो। सो हम देख लिए, हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो हमारा अपटेक है आयरन का, ये ट्रांसफेरिन से होता है, और आयरन इस तरीके से रिलीज होता है बाय द हेल्प ऑफ क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। दूसरा हमने देखा कि कैसे जो कोलेस्ट्रॉल है उसका अपटेक होता है मैमिलियन सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, हमने जो है एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा। एंडोसाइटोसिस में हमने फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा। पिनोसाइटोसिस में मैक्रोपिनोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस में क्या देखा, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस देखा, फैगोसाइटोसिस देखा। इस पूरे लेक्चर में हमने ये चीजें स्टडी की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी आपको कैवियोली डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस एंड क्लैथरीन कैवियोली इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी चीजें थी। प्लीज वॉच कीजिए वीडियो को, और जो भी इसके पहले मैंने पढ़ाया है अबाउट द ट्रांसपोर्ट बाय कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ये सब प्रीवियस वीडियोस में प्रेजेंट है जो कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।